नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये भी जो रक्षाबंधन का त्यौहार था वो सभी आपके लिए बहुत ही शुभ रहा होगा। आप सभी ने अपनी बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से राखी का त्यौहार मनाया होगा और सारी बहनों ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अच्छे से यह त्यौहार मनाया होगा और साथ ही साथ अच्छे से अच्छे गिफ्ट भी सारी बहनों ने प्राप्त भी किया होगा। तो चलिए, आज हम लौट आते हैं अपने करंट अफेयर की क्लास में और रोज की तरह आज भी देखते हैं अच्छी बात। और अच्छी बात यह है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आप मुश्किलों से ही सीखते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। जब तक आपके राह में विफलताएं नहीं होंगी, मुश्किलें नहीं होंगी, चुनौतियां नहीं होंगी, तब तक आप एक मजबूत व्यक्तित्व तो नहीं बन पाएंगे और अपने प्रभावी ढंग से अपने आप को आगे नहीं कर पाएंगे। तो मुश्किलों का आना सदैव ही आपको निखारेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया है। व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो ये जो विश्व हाथी दिवस है यह अभी हाल ही में मनाया गया है। और हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह हाल ही मनाया गया है 12 अगस्त को मनाया गया है। बात करें खबर की, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाना है। 2025 की थीम क्या है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। तो हाथियों की आए दिन बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, उनका शिकार भी किया जाता है हाथी दांत के लिए, या बहुत सारे हाथी जो है ट्रेन पर भी दबकर मर जाते हैं, है ना। अपने साउथ इंडिया में, याद रखेंगे, साउथ इंडिया में बहुत सारे हाथियों के संबंध में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है जिसमें हाथियों का शिकार होता है। हाथी दांतों, जो तस्कर होते हैं हाथी दांत की तस्करी करते हैं, उसके लिए हाथियों का शिकार करते हैं। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले साउथ में एक जो गांव है महावतों के लिए वो भी बसाया गया है, ठीक है। तो ये जो विश्व हाथी दिवस है मनाया जाता है 12 अगस्त को। और इसके मनाने की अगर शुरुआत की आप बात करेंगे तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2012 में, और 2012 में थाईलैंड से मनाने की इसकी शुरुआत हुई। थाईलैंड का एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा विश्व हाथी दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? विच स्टेट असेंबली हैज रिसेंटली पास द पेरेंट वीटो बिल नो स्कूल ऑन स्कूल फी हाइक। तो ये जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जहां की सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि जो भी फीस वृद्धि होती है स्कूलों में, उस फीस वृद्धि को लेकर अगर अभिभावक असहमत है, उसे लगता है कि यह जो फीस वृद्धि है वह उचित नहीं है, तो वह अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो याद रखेंगे, ये जो अभी विधेयक पारित हुआ है ये कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। बात करें खबर की, तो दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विद्यालय शुल्क वृद्धि के निर्णयों में अभिभावकों को वीटो शक्ति प्रदान करता है यह बिल। यदि कोई अभिभावक असहमत है तो शुल्क वृद्धि स्वीकृत नहीं होगी। ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर शुल्क वृद्धि को लेकर अभिभावक संतुष्ट नहीं है तो शुल्क की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में उपराज्यपाल की अगर बात करें तो उपराज्यपाल इस समय है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। याद रखेंगे, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और यहाँ के अगर सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता। आप देख पा रहे हैं फोटो में, यहाँ की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज द न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो राज्य है, आप फोटो से समझ पा रहे होंगे कि तमिलनाडु राज्य नई शिक्षा नीति लेकर आया है। और इस नई शिक्षा नीति से निश्चित ही राज्य के बच्चों को जो
शिक्षा में जो नवाचार है, नयापन है, वो लाने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये राज्य है तमिलनाडु। बात करें खबर की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से राज्य शिक्षा नीति जारी की है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य विशिष्ट विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। यह घोषणा कोडुगुएस स्थित अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में हुई है, जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेशन की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय समिति के 1 वर्ष से अधिक के कार्य का परिणाम है। तो ये एक समिति थी जो कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेशन थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति थी जो कि 14 सदस्यीय थी। इस 14 सदस्यीय जो समिति है, इसने यह सिफारिश दी थी कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए, और उसी को दृष्टि में लाते हुए अब जो है 1 साल के बाद से इसको जो है अपना लिया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी अगर बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे आप तो यहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? सतनावरी विलेज विल बी मेड इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य का एक गांव है ना, जिसे कि अब एक इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज जो कि गांव के विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा सकती हैं, उन सभी को यहाँ पर लगाया जाएगा और इसे एक इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बात करें खबर की, तो महाराष्ट्र के सतनावरी गांव को भारत का पहला, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, भारत का पहला। तो एग्जाम में आएगा कि भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन बनेगा, तो आप उत्तर लगाएंगे सतनावरी गांव। या किस राज्य में बनेगा, तो आप उत्तर लगाएंगे महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य गांव में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का उपयोग करके जीवन को बेहतर बनाना है। और इसकी जो शुरुआत है यह महाराष्ट्र राज्य के इस गांव से की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य के सतनावरी गांव से की जाएगी। और आगे चलकर ये जो डेमो है, ये डेमो पूरे देश भर में धीरे धीरे करके लागू भी किया जाएगा। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी की अगर बात करेंगे आप, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे आप, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल हैं C.P. राधाकृष्णन। C.P. राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के CM की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द ट्रायल रन ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट स्ट्रीट ट्रेन बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड? तो ये जो भारत है ऐसा देश जिसने अब जो है एशिया क्षेत्र की सबसे लंबी जो रेलगाड़ी है, मालगाड़ी जो कि मालवाहक है, उसका सफल ट्रायल कर लिया है। बात करें खबर की, तो खबर है हाल ही में देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र, और इसका नाम याद रखेंगे आप, इसका नाम है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र नाम है इस मालगाड़ी का, जिसका ट्रायल अब सफल तरीके से कर लिया गया है। इसका सफल ट्रायल रन किया गया
इसे भारत ही नहीं एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है। यह ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसे पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल से धनबाद मंडल के लिए रवाना किया गया था। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल जो मंडल है दीनदयाल उपाध्याय, वहां से इसको रवाना किया गया था धनबाद के लिए। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई है 4.5 किलोमीटर लंबी एक ये मालगाड़ी है, ये आपको याद रखना है। भारतीय रेल की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले रेल कब चली, तो भारत में सबसे पहले अगर रेल की बात की जाएगी तो सबसे पहले रेल जो चली है वह चली है 1853 में, याद रखेंगे 1853 में चली है। और कहां से कहां तक, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली है, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी पहली ट्रेन। और जब ये ट्रेन चली थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये प्रश्न पूछा गया था, गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, जब ट्रेन चली थी तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय पर गवर्नर जनरल थे जिस समय पर ट्रेन चली थी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। और अगर अभी हाल ही में हम भारतीय रेल की दृष्टि से एक बात और पता चली कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है अभी चिनाब नदी पर बना है, चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में, J&K में बना है चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जो कि एक आर्चरी ब्रिज भी है। और अगर अभी एक और बात याद रखेंगे कि अभी हाल में कुछ दिन पहले हाइड्रोजन ट्रेन की बात हुई थी, हाइड्रोजन ट्रेन, तो भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वह कहां पर चलाई गई है, तो वह चलाई गई है हरियाणा में, याद रखेंगे हरियाणा में भारत की पहली जो है हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन जो है चलाई गई। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स ग्रेन्स इन द वर्ल्ड विथ 38% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो ये जो है भारत अब तीसरा ऐसा देश बन गया है जो कि मोटे अनाज में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। बात करें खबर की तो भारत 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2024-25 में भारत ने 180.15 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक है। मोटे अनाज, जिन्हें पोषक अनाज के रूप में भी जाना जाता है, मानव आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर पोषण और स्वास्थ्य के लिए भारत में मोटे अनाज की खेती कई राज्यों में की जाती है, जिनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। मोटे अनाज जैसे ज्वार, मोटे अनाज किन्हें कहते हैं, तो जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिन्हें मोटे अनाज कहा जाता है। और ये जो मोटे अनाज होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे बहुत सारा पोषण प्राप्त होता है। तो भारत जो है अब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों का उत्पादक जो देश है वह बन गया है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि पर बहुत सारा ऐसा मोटे अनाज का उत्पादन होता है जो कि भारत को अग्रणी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस? तो ये जो इसका हमेशा से ही करते आए हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो ये वर्चुअली जो है इन्होंने हरी झंडी दिखाई है और इस ट्रेन को रवाना किया है। ठीक है, बात करें खबर की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर के अजनी स्टेशन से पुणे के बीच भारत की
सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। यह हाई स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो वंदे भारत सीरीज के लिए दूसरी और यात्रा समय दोनों में नया रिकॉर्ड है। यानी कि यात्रा का जो समय है 12 घंटा वो, और साथ ही साथ दूरी 881 किलोमीटर, ये दोनों के हिसाब से यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन चुकी है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में इफ्को, अमूल, नाबार्ड सहित 8 प्रमुख संगठनों ने किस नाम से एक टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? इन दिस 8 major organizations including Amul, NABARD have announced to start a taxi service under what name? तो इस जो टैक्सी सेवा है इसका जो नाम रखा इन्होंने भारत नाम रखा है। याद रखेंगे क्या नाम रखा है? भारत नाम रखा है। तो बात करें खबर की, 8 प्रमुख सहकारी संगठनों ने एक नई टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह टैक्सी सेवा ओला, उबर जैसी मौजूदा टैक्सी सेवाओं को टक्कर देगी। यह सेवा पूरी तरह से सहकारी समितियों द्वारा संचालित होगी। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना और यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है। तो इफ्को, नाबार्ड जैसी सहकारी जो संस्था है वो ओला, उबर की तरह एक नई टैक्सी सेवा शुरू की। और ये भी याद रखना, ये टैक्सी जो सेवा है यह मुख्यतः कैसी है? इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा है। यानी कि इनमें जो वाहनों का उपयोग करेंगे तो वह कैसे होंगे? इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी व्हीकल होंगे। ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड हिज फर्स्ट बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? तो ये जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। तो माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने अपनी पहली पुस्तक, जिसे उन्होंने नाम दिया व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसको जो है उन्होंने विमोचित कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसमें उन्होंने संविधान के विषय में बहुत सारी अच्छी गूढ़ बातें लिखी हैं, जिसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप सभी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल का जितना भी अनुभव हो रहा है पूरी न्यायिक प्रक्रिया में, वो सबको इसमें लिखा। और कानून के संबंध में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के संबंध में बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने इस पर लिखी हैं। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा जिसका नाम है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वे सभी प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।